मुंबई की सर्द सुबह में धारावी की संकरी गलियों के बीच मीरा की आंखें थकावट से बोझिल थीं। उसकी झोपड़ी में बस एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। फटी चटाई पर उसकी बीमार बेटी अंजलि खांसते हुए करवटें बदल रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से अंजलि के माथे को छुआ, जो बुखार से तप रहा था। एक गहरी आह उसके सीने से निकली, क्योंकि पास में दवा के लिए 1 रुपया नहीं था। पति का बुना आखिरी दुपट्टा दीवार पर टंगा था, जो उसे अतीत के उन दर्द भरे पलों की याद दिलाता था। मीरा ने अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू कमर में खोंसा और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे सिंघानिया ग्रुप के विशाल मुख्यालय में सफाई का काम करना था, जो शहर के सबसे अमीर और क्रूर उद्योगपतियों में से एक देवराज सिंघानिया का था। मीरा जानती थी कि अगर वह 1 मिनट भी लेट हुई तो उसकी नौकरी चली जाएगी और फिर अंजलि का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। उसने अपनी सोती हुई बेटी के माथे पर एक हल्का सा चुंबन लिया और भारी मन से अपनी टूटी झोपड़ी के दरवाजे से बाहर कदम रखा। लोकल ट्रेन की भीड़भाड़ में कुचले जाने के बाद वह आखिरकार दक्षिण मुंबई के उस आलीशान इलाके में पहुंची। सिंघानिया टावर शीशे और स्टील से बना एक गगनचुंबी अजूबा था, जो बादलों को छूता हुआ प्रतीत होता था। यह इमारत उस दुनिया का प्रतीक थी जहां केवल पैसा और ताकत ही मायने रखते थे। मीरा जैसे गरीब और मजबूर लोगों के लिए यह जगह एक ठंडे और बेरहम पिंजरे जैसी थी। मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, लेकिन मीरा ने सिर झुकाए हुए सर्विस लिफ्ट की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद बाहर एक लंबी और चमकदार काली कार रुकी। कार का दरवाजा खुला और देवराज सिंघानिया बाहर निकला। वह एक महंगे डिजाइनर सूट में था और उसके चेहरे पर एक सख्त, भावहीन और क्रूर मुस्कान थी। उसके आसपास के सभी कर्मचारी और अधिकारी डर के मारे पीछे हट गए। देवराज की चाल में एक ऐसा घमंड था जो दूसरों को कीड़े मकोड़ों के समान तुच्छ समझता था। वह कभी भी अपने कर्मचारियों की तरफ देखता तक नहीं था, मानो वे इंसान न होकर केवल उसका मुनाफा बढ़ाने की एक बेजान मशीनरी मात्र हों। जब देवराज अपनी निजी लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां पूरी तरह से खामोशी छा गई। उसने अपनी डेस्क पर रखी एक फाइल को देखा और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। एक युवा सहायक जो वहां मौजूद था, डर से कांपने लगा। देवराज ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है और उस सहायक को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। उसे किसी भी इंसान की भावनाओं या मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य से प्यार था। उसी समय मीरा अपनी सफाई की ट्रॉली लेकर उस शानदार दालान में झाड़ू लगा रही थी। उसने उस गरीब सहायक को रोते हुए बाहर निकलते देखा और उसका दिल करुणा से भर गया। वह जानती थी कि नौकरी खोने का दर्द क्या होता है, खासकर तब जब घर में कोई भूखा हो। उसने एक गहरी सांस ली और फर्श पर पड़े उस कॉफी के दाग को रगड़ने लगी जिसे किसी बड़े अधिकारी ने लापरवाही से गिरा दिया था। मीरा के हाथ दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने अपने दिमाग में केवल अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा रखा। पूरे दिन मीरा ने बिना रुके मेहनत की, आलीशान शीशों को चमकाया और महंगे कालीनों की धूल साफ की। हर बार जब वह देवराज सिंघानिया के शानदार केबिन के पास से गुजरती तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। वह कमरा सत्ता और अभिमान का एक ऐसा केंद्र था जिसने उसके जैसे अनगिनत छोटे और निर्दोष लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। मीरा को अपने पति की याद आई, जिसने इसी तरह के एक बड़े कॉरपोरेट लालच के कारण अपनी कला और अपना जीवन दोनों ही हमेशा के लिए खो दिए थे। शाम ढलने लगी थी और मुंबई शहर की रोशनियां धीरे धीरे जगमगाने लगी थीं। देवराज अपनी विशाल खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देख रहा था, जैसे वह इस पूरे साम्राज्य का इकलौता राजा हो। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी इसी इमारत के भीतर एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी महिला झाड़ू लगा रही है,
जिसके दिल में उसकी दौलत के लिए कोई सम्मान नहीं है। किस्मत का पहिया बहुत जल्द घूमने वाला था और इस अमीर आदमी को बहुत ही जल्द सच्चाई का एक अत्यंत कड़वा और भयानक सबक मिलने वाला था। अगली सुबह सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खतरे में था। देवराज सिंघानिया ने वाराणसी के पारंपरिक सिल्क उद्योग को पूरी तरह से हथियाने और उसे मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बनाई थी। उसने सोचा था कि वह इस प्राचीन कला का उपयोग करके विदेशी बाजारों में करोड़ों रुपये कमाएगा। लेकिन बाजार में उत्पाद के लॉन्च होते ही खरीदारों ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ग्राहकों की शिकायत थी कि उस रेशम में कोई चमक नहीं है और वह बहुत ही बेजान और खुरदरा लगता है। देवराज अपने शानदार केबिन में गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को बुरी तरह फटकार लगाई। उनका कहना था कि मशीनों द्वारा बुना गया यह सिल्क पारंपरिक बनारसी रेशम के समान दिखता तो है, लेकिन उसमें वह रूह आत्मा नहीं है जिसके लिए बनारस जाना जाता है। देवराज ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाकर कहा कि भावनाएं और आत्मा केवल गरीबों के चोंचले हैं। व्यापार केवल आंकड़ों और लागत में कटौती से चलता है। उसने अधिकारियों को 2 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान निकालने का सख्त अल्टीमेटम दे दिया। उसी समय मीरा उस मंजिल के एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में सफाई कर रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वह देवराज के केबिन से आ रही चीख पुकार को साफ सुन सकती थी। बनारस और रेशम का नाम सुनते ही मीरा के हाथ ठिठक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने अपने दिवंगत पति रामू की यादें तैरने लगीं। रामू एक कुशल बुनकर था, जिसकी उंगलियां जब करघे पर चलती थीं, तो धागे जादुई रूप ले लेते थे। लेकिन बड़ी कंपनियों के सस्ते माल ने उसका धंधा चौपट कर दिया और उसे कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करनी पड़ी। मीरा ने कूड़ेदान से कुछ कचरा उठाया तो उसकी नजर कुछ रंगीन कपड़ों के टुकड़ों पर पड़ी। ये वही नए सिंघानिया सिल्क के नमूने थे जिन्हें देवराज ने गुस्से में फाड़ कर फेंक दिया था। मीरा ने अपने कांपते हाथों से उस रेशम के टुकड़े को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस कपड़े को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसे सुई चुभा दी हो। यह रेशम नहीं था, यह केवल मशीनों द्वारा बुना गया एक नकली और बेजान धागा था, जिसमें किसी भी बुनकर का पसीना, प्यार या प्रार्थना बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। वह रेशम के उस टुकड़े को अपनी आंखों के करीब ले आई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े जो उस नकली कपड़े पर गिर गए। उसे याद आया कि कैसे रामू हर धागे को रंगने से पहले प्रार्थना करता था, कैसे वह रेशम को एक जीवित इकाई मानता था। इन मशीनों ने न केवल उसके पति की जान ली थी, बल्कि उन्होंने उस सदियों पुरानी कला का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मीरा के सीने में एक गहरी और दर्दनाक टीस उठी और उसे एहसास हुआ कि यह अमीर आदमी कभी भी इस कपड़े के असली मूल्य को नहीं समझ पाएगा। मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई, उस रेशम को सीने से लगाए हुए। वह उस दर्द को महसूस कर रही थी जो वाराणसी के उन हजारों कारीगरों ने सहा होगा, जिन्हें इस मशीनरी के कारण भूखा मरना पड़ रहा था। देवराज सिंघानिया का यह अहंकार कि वह पैसे से हर कला को खरीद सकता है, उसे अंदर ही अंदर घृणा से भर रहा था। यह रेशम का टुकड़ा उसके लिए केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह उसके पति के खून और उन सभी गरीबों के आंसुओं का एक जीता जागता और भयानक सबूत था। थोड़ी देर बाद जब मीरा को लगा कि उसे अपने काम पर लौटना चाहिए, तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उसने उस रेशम के टुकड़े को सावधानी से अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। वह उठी और फिर से अपनी झाड़ू थाम ली। बाहर अधिकारियों के कदमों की आहट और तनाव से भरी फुसफुसाहटें अभी भी गूंज रही थीं। कोई भी उस समस्या का असली कारण नहीं समझ पा रहा था। वे सब ग्राफ और चार्ट देख रहे थे, लेकिन असली जवाब उस कमरे में सफाई कर रही एक गरीब महिला के पास था।
मीरा ने अपनी सफाई की ट्रॉली को आगे बढ़ाया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता आ गई थी। वह जानती थी कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म का फल है। देवराज सिंघानिया ने गरीबों का हक छीना था और अब उसका यह महंगा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल रहा था। वह चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ थी जो किसी भी बड़े और पढ़े लिखे कॉरपोरेट अधिकारी के पास कभी नहीं हो सकती थी। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे और बोर्डरूम के भीतर का माहौल इतना भारी था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लंबी और चमकदार शीशे की मेज के चारों ओर सिंघानिया ग्रुप के सभी वरिष्ठ अधिकारी और शेयरधारक बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ देखी जा सकती थी। देवराज सिंघानिया मेज के एक सिरे पर बैठा था। उसकी आंखें किसी शिकारी पक्षी की तरह जल रही थीं। वाराणसी प्रोजेक्ट का लगातार गिरता हुआ ग्राफ स्क्रीन पर लाल रंग में चमक रहा था, जो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक संकट था। देवराज ने अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे धीरे थपथपाया, जिसकी आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े जैसी लग रही थी। तो उसने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, क्या आप सभी उच्च शिक्षित और महंगे अधिकारियों के पास मेरे लिए कोई जवाब है? यह रेशम बाजार में क्यों पिट रहा है? सभी लोग अपनी नजरें चुराकर नीचे देखने लगे। मार्केटिंग हेड ने डरते हुए कहा कि शायद उन्हें विज्ञापन पर और पैसा खर्च करना चाहिए। इस बात पर देवराज जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें केवल और केवल अपमान और क्रूरता भरी हुई थी। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीरा, जो आम तौर पर इस समय चाय और पानी परोसने का काम करती थी, अपनी ट्रे लेकर अंदर आई। उसने देखा कि कमरे में तनाव चरम पर है। वह बहुत सावधानी से मेज के किनारे किनारे चलने लगी, कोशिश कर रही थी कि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। उसने अपनी नजरें पूरी तरह से नीचे झुका रखी थीं। उसका एकमात्र लक्ष्य यह था कि वह अपना काम जल्दी से खत्म करे और इस घुटन भरे कमरे से किसी तरह बाहर निकल जाए। जैसे ही वह देवराज के पास पहुंची और उसका पानी का गिलास भरने लगी, देवराज का एक अधिकारी किसी मूर्खतापूर्ण योजना के बारे में बोल पड़ा। देवराज का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने अपने हाथ से मेज पर इतनी जोर से मारा कि मीरा का हाथ कांप गया। पानी की एक छोटी सी बूंद छलककर देवराज की कीमती फाइल पर गिर गई। वह पानी की बूंद उस कमरे में एक बम की तरह गिरी। देवराज की जलती हुई इमोशन इंतु कमरे में एक बम की तरह गिरी। नजरें तुरंत उस गरीब सफाई वाली पर जाकर टिक गईं। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मीरा का दिल उसके गले में आ गया। मां, माफ कीजिएगा साहब, उसने कांपते हुए कहा और जल्दी से अपने पल्लू से उस पानी को पोंछने लगी। देवराज ने उसे रुकने का इशारा किया। उसके दिमाग में एक बहुत ही क्रूर और भयानक विचार आया। वह इन अधिकारियों की मूर्खता से इतना परेशान था कि वह उन्हें अपमानित करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और फिर एक बहुत ही कुटिल और ठंडी मुस्कान के साथ अपने अधिकारियों की ओर मुड़कर देखा। आप लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना? देवराज ने व्यंग्य करते हुए कहा। आप लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आप एक सरल सी व्यावसायिक समस्या को हल नहीं कर सकते। आइए, आज हम इस सफाई वाली से ही सलाह लेते हैं। यह सुनकर कमरे में बैठे सभी अधिकारी हैरान रह गए। कुछ लोग धीरे से मुस्कुराए, यह सोचकर कि देवराज एक क्रूर मजाक कर रहा है। मीरा वहीं जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए या वहीं खड़े रहना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भद्दा तमाशा हो रहा हो। हां, तुम, देवराज ने मीरा की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम हर दिन यहां का कचरा साफ करती हो। तुमने शायद हमारे इस महान प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा जो डूब रहा है। तुम ही बताओ, इन बेवकूफों की तुलना में तुम्हारा क्या विचार है? यह वाराणसी का रेशम क्यों नहीं बिक रहा है? देवराज के इस सवाल के पीछे एक बहुत ही गहरा
और भयानक अपमान छिपा हुआ था। वह यह दिखाना चाहता था कि उसके अधिकारियों की राय एक अनपढ़ सफाई वाली से भी बदतर और बेकार हो चुकी है। अधिकारियों की दबी हुई हंसी अब कमरे में साफ सुनाई देने लगी थी। वे मीरा को एक कीड़े की तरह देख रहे थे, जो अचानक से एक राजा के दरबार में आ गया हो। मीरा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी और ठंडी शांति ले रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे छुपे उस रेशम के टुकड़े को महसूस किया। उसने देवराज की आंखों में सीधा देखा और उसके अंदर का वह पुराना दर्द एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा में बदलने लगा। कमरे में फैली वह दबी हुई हंसी अब मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। देवराज और उसके अधिकारियों की नजरों में जो घमंड और तिरस्कार था, वह मीरा के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी अपमान को सहते हुए बिताई थी। लेकिन आज बात केवल उसकी नहीं थी। बात बनारस की थी, रामू की थी और उस पवित्र कला की थी जिसे इन लोगों ने महज एक उत्पाद समझ लिया था। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से वह रेशम का टुकड़ा बाहर निकाला। उसने उस चमकदार लेकिन बेजान रेशम के टुकड़े को मेज के बीचों बीच रख दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को भी एक सफाई वाली से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। देवराज की भौहें तन गईं। वह इस अचानक हुए बदलाव से थोड़ा असहज हो गया था। मीरा ने अपनी आवाज को स्थिर किया और बोलना शुरू किया। साहब, आप लोग बहुत बड़े और पढ़े लिखे लोग हैं। आप लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन आप इस एक छोटे से कपड़े की कीमत को कभी नहीं समझ पाए। मीरा ने उस रेशम की ओर इशारा किया और कहा, आप सोचते हैं कि आपने बनारस के करघों को मशीनों से बदल दिया और आप वही रेशम बना लेंगे, लेकिन आपने धागों को नहीं, आपने उस कपड़े की आत्मा को कुचल दिया है। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ की आंखों में गुस्सा था तो कुछ में हैरानी। यह मशीन का कपड़ा बहुत जल्दी बनता है, एकदम सीधा और बिना किसी गलती के। लेकिन बनारसी रेशम की सुंदरता उसकी उन छोटी छोटी गलतियों में ही छिपी होती है, जो एक इंसान के हाथों से बनती है। उसकी आवाज अब कमरे में गूंज रही थी, जिसमें दर्द भी था और एक अजीब सी शक्ति भी। जब एक बुनकर करघे पर बैठता है तो वह केवल धागे नहीं बुनता, वह अपनी प्रार्थना, अपनी उम्मीदें और अपना पसीना उसमें मिलाता है। आपके इस कपड़े में कोई कर्म नहीं है, कोई दुआ नहीं है। इसमें केवल उन हजारों कारीगरों का श्राप है जिनकी रोजी रोटी आपने छीन ली है। देवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मीरा रुकी नहीं। आप पूछते हैं कि यह कपड़ा क्यों नहीं बिक रहा है? मीरा ने देवराज की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, क्योंकि जो औरत इसे पहनेगी उसे इसमें कोई गर्माहट महसूस नहीं होगी। उसे केवल एक ठंडा, मशीनी और बेजान धागा महसूस होगा। आपने बनारस की कला को एक कारखाने का कचरा बना दिया है। और आप जानते हैं साहब, जो चीज आंसुओं और आहों से बनाई जाती है, वह कभी भी किसी को सुंदरता या खुशी नहीं दे सकती। यही कर्म का नियम है। बोर्ड रूम में अब सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। वे सभी अधिकारी जो कुछ देर पहले मीरा पर हंस रहे थे, अब अवाक और स्तब्ध बैठे थे। एक अनपढ़ सफाई वाली ने उन सभी की व्यावसायिक रणनीतियों की धज्जियां उड़ा दी थीं। उसने व्यापार की भाषा में नहीं, बल्कि जीवन और मानवीय संवेदनाओं की भाषा में वह सच कहा था, जिसे वे सभी अपने लालच और अहंकार में पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके थे। देवराज सिंघानिया अपनी कुर्सी पर जड़ हो गया था। मीरा ने अंत में अपने हाथ जोड़े और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरा काम यहां सफाई करना है, और शायद मैंने आज यहां की कुछ गंदगी को भी साफ करने की कोशिश की है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उसने वह रेशम का टुकड़ा वहीं मेज पर छोड़ दिया और अपनी ट्रे उठाकर चुपचाप दरवाजे की ओर मुड़ गई। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उस कमरे की पूरी हवा ही जैसे अचानक से बदल गई थी।
जैसे ही मीरा ने दरवाजा खोला और बाहर निकली, उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा और भारी बोझ उतर गया हो। उसे पता था कि इसके बाद उसकी नौकरी पक्की तौर पर चली जाएगी और शायद अंजलि के इलाज के लिए उसे और भी ज्यादा भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन इस पल उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने रामू और उस महान कला के लिए अपनी आवाज उठाई थी। उसने उस घमंडी करोड़पति को वह आईना दिखाया था जिसे देखने से वह हमेशा डरता था। बोर्ड रूम का दरवाजा बंद होते ही अंदर का तनाव एक भयानक तूफान में बदल गया। देवराज सिंघानिया का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतम रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। ये यह उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह दहाड़ा। उसने अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल उठाई और उसे सामने की दीवार पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया और पानी फर्श पर बिखर गया। ठीक उसी तरह जैसे आज देवराज का अहंकार उस सफाई वाली के शब्दों से चकनाचूर हो गया था। उसे अभी और इसी वक्त निकाल बाहर करो। मैं उसे इस इमारत के आसपास भी नहीं देखना चाहता। देवराज ने अपने एचआर प्रमुख की ओर चिल्लाते हुए कहा। अधिकारी तुरंत सिर हिलाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन कमरे में मौजूद अन्य लोगों पर मीरा के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा था। विशेष रूप से कंपनी के सबसे पुराने और सबसे बड़े शेयरधारक श्री मेहता, जो देवराज के पिता के समय से ही कंपनी से जुड़े हुए थे। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे। उनकी आंखें उस मेज पर पड़े रेशम के टुकड़े पर टिकी हुई थीं। श्री मेहता ने एक गहरी और लंबी सांस ली और धीरे से कहा, देवराज, शांत हो जाओ। वह औरत भले ही एक सफाई वाली हो, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा है उसमें एक बहुत ही कड़वी और गहरी सच्चाई है। देवराज ने अपनी खूंखार आंखों से श्री मेहता को देखा। सच्चाई? आप एक अनपढ़ औरत की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। वह केवल एक हताश और गरीब इंसान है जो अमीरों से नफरत करती है। देवराज का स्वर अभी भी अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी घबराहट भी थी। नहीं, देवराज, श्री मेहता ने दृढ़ता से कहा, वह बनारस की असली आवाज है। तुम्हारे पिता और दादा ने इस साम्राज्य की शुरुआत उसी पारंपरिक रेशम और उन बुनकरों के सम्मान से की थी। तुमने अपने लालच में उस बुनियाद को ही नष्ट कर दिया है और यही कारण है कि यह नया प्रोजेक्ट बुरी तरह से विफल हो रहा है। यह सुनकर बोर्ड रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। कोई भी देवराज से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन श्री मेहता के शब्दों ने कमरे की हवा का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। अगले कुछ घंटों में सिंघानिया ग्रुप में एक भूचाल सा आ गया। किसी तरह बोर्ड रूम में हुई इस घटना की भनक मीडिया और कुछ प्रमुख निवेशकों को लग गई। सिंघानिया सिल्क की विफलता का असली कारण एक सफाई वाली ने खोला राज जैसे शीर्षक समाचार चैनलों पर चमकने लगे। कंपनी के शेयर, जो पहले से ही दबाव में थे, अब तेजी से गिरने लगे। निवेशकों में घबराहट फैल गई। यह केवल एक प्रोजेक्ट की विफलता नहीं थी, बल्कि यह कंपनी की साख और नैतिकता पर एक बहुत बड़ा और भयानक दाग था। देवराज अपने केबिन में अकेला बैठा था, बाहर का नजारा देख रहा था, लेकिन आज वह शहर उसे अपना साम्राज्य नहीं, बल्कि एक अजनबी जगह लग रहा था। मीरा के शब्द, इसमें केवल उन हजारों कारीगरों का श्राप है, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह अपनी पूरी जिंदगी यह मानता रहा था कि पैसा और ताकत दुनिया की किसी भी चीज को जीत सकते हैं, लेकिन आज एक साधारण सी और गरीब औरत ने उसे एहसास दिलाया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे कि कला की आत्मा और लोगों का सम्मान। शाम तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बार बट देवराज के पास कोई आक्रामक जवाब नहीं था। वह शांत और कुछ हद तक टूटा हुआ लग रहा था,
श्री मेहता ने प्रस्ताव रखा कि वाराणसी प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दिया जाए और पारंपरिक बुनकरों के साथ मिलकर एक नया, नैतिक और सम्मानजनक मॉडल विकसित किया जाए। देवराज के पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसका गुरूर अहंकार पहली बार किसी के सामने इतनी बुरी तरह से हार गया था। रात के अंधेरे में देवराज ने अपने केबिन की बत्तियां बुझा दी। वह मेज पर रखे उस रेशम के टुकड़े को देख रहा था जिसे मीरा ने वहां छोड़ा था। उसने धीरे से उस टुकड़े को उठाया। पहली बार उसे वह कपड़ा बेजान और ठंडा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने व्यापार के नाम पर कितनी बड़ी और भयानक गलती की थी। उसकी जीत, उसकी दौलत, सब कुछ खोखला लगने लगा था। वह जानता था कि अब केवल व्यवसाय को सुधारना ही काफी नहीं होगा, उसे अपनी आत्मा को भी सुधारना होगा, और इसके लिए उसे उस सफाई वाली के पास वापस जाना ही होगा। अगले दिन सूरज उगने से बहुत पहले ही देवराज सिंघानिया की चमचमाती कार धारावी की संकरी और गंदी गलियों के बाहर खड़ी थी। उसका ड्राइवर और अंगरक्षक घबराहट में चारों ओर देख रहे थे, लेकिन देवराज ने उन्हें वहीं रुकने का सख्त आदेश दिया। उसने अपना महंगा सूट उतार दिया था और एक साधारण सूती शर्ट और पैंट पहन रखी थी। वह उन गलियों में पैदल ही आगे बढ़ा। उसके जूते कीचड़ और कचरे से सन रहे थे, लेकिन आज उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह केवल मीरा को खोजना चाहता था। कुछ स्थानीय लोगों से पूछते हुए वह आखिरकार मीरा की टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था। देवराज ने अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर केवल एक छोटी सी खिड़की से सूरज की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि मीरा अपनी बीमार बेटी को एक फटे हुए कंबल में लपेट रही है और उसके सिर पर गीली पट्टी रख रही है। अंजलि की खांसी की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। देवराज का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गरीबी और लाचारी कभी नहीं देखी थी। उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने पर गई, जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां एक आदमी की तस्वीर रखी थी, जिसके गले में फूलों की एक सूखी माला थी। उसके ठीक बगल में एक बहुत ही सुंदर और जटिल बनारसी सिल्क का दुपट्टा करीने से रखा हुआ था। देवराज समझ गया कि यह मीरा का स्वर्गीय पति था, वही बुनकर जिसने शायद सिंघानिया ग्रुप की नीतियों के कारण अपनी जान दे दी थी। वह दुपट्टा उस मशीनी सिल्क से बिल्कुल अलग था। उसमें एक अजीब सी चमक और जीवन था। देवराज की आंखों में पहली बार अपराधबोध के आंसू आ गए। मीरा ने किसी की आहट सुनी और दरवाजे की ओर देखा। देवराज को वहां खड़ा देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव आ गए। उसने तुरंत अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे कोई शेरनी अपने शावक को किसी शिकारी से बचा रही हो। आप यहां क्यों आए हैं? साहब, मीरा की आवाज कांप रही थी। क्या मुझे नौकरी से निकालना काफी नहीं था? अब आप हमसे और क्या छीनना चाहते हैं? हमारे पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देवराज ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से झोपड़ी के अंदर कदम रखा। नहीं, मीरा। उसकी आवाज में कल वाला अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। वह बहुत ही विनम्र और धीमी आवाज में बोला, मैं यहां कुछ छीनने नहीं आया हूं, मैं यहां कुछ वापस करने आया हूं। वह जमीन पर उस फटी हुई चटाई के पास बैठ गया। मीरा अविश्वास से उसे देख रही थी। एक अरबपति आदमी उसकी गंदी झोपड़ी में जमीन पर बैठा था। यह नजारा उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। तुम सही थी, मीरा, देवराज ने नजरें झुकाकर कहा। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। मैंने बनारस की कला को नहीं, बल्कि उसके दिल को मारा था। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। उस रेशम के टुकड़े ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी। उसने अंजलि की ओर देखा, जो अब भी बुखार से तप रही थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है। मुझे माफ कर दो कि मेरे कारण तुम्हें इतने दिन ये सब सहना पड़ा। देवराज ने अपनी जेब से एक कागज निकाला।
यह तुम्हारे पति के नाम पर एक अस्पताल का चेक है। अंजलि का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में होगा और इसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब भी हिचकिचा रही थी। उसे इस अचानक हुए बदलाव पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह दया नहीं है, मीरा, देवराज ने आगे कहा। यह मेरा प्रायश्चित है। यह मेरा कर्म है जिसे मुझे सुधारना है। देवराज उठा और उस पुराने बनारसी दुपट्टे के पास गया। उसने उसे बहुत सम्मान से छुआ। और जहां तक सिंघानिया ग्रुप की बात है, हम मशीनें बंद कर रहे हैं। हम वापस बनारस जा रहे हैं, लेकिन इस बार हुक्म चलाने नहीं, बल्कि उन बुनकरों के सामने सिर झुकाने। उसने मीरा की ओर मुड़कर देखा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। तुम हमें बताओगी कि उस खोई हुई आत्मा को वापस कैसे लाना है। उस छोटी सी झोपड़ी में, जहां कुछ देर पहले तक केवल निराशा थी, अब उम्मीद की एक नई और बहुत ही शक्तिशाली किरण फूट पड़ी थी। कुछ ही दिनों में सिंघानिया ग्रुप में बहुत बड़े बदलाव होने लगे। देवराज ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें शहर के सभी बड़े पत्रकार और उद्योगपति मौजूद थे। लेकिन आज मंच पर देवराज अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में एक बहुत ही साधारण लेकिन साफ सुथरी सूती साड़ी पहने मीरा बैठी थी। हॉल में बैठे लोग कानाफूसी कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक सफाई वाली कंपनी के सीईओ के साथ मंच पर क्या कर रही है। देवराज ने माइक्रोफोन संभाला और उसकी आवाज पूरी तरह से शांत और दृढ़ थी। देवियों और सज्जनों, देवराज ने शुरुआत की। आज मैं यहां किसी नए मुनाफे या किसी बड़ी उपलब्धि की घोषणा करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं अपनी एक बहुत बड़ी और भयंकर गलती को स्वीकार करने आया हूं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। हमने सोचा था कि हम बनारस की कला का औद्योगिकीकरण करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने उस कला की आत्मा को मार दिया और कई गरीब कारीगरों की रोजी रोटी छीन ली। इस अंधकारमय समय में इस महिला ने, जिनका नाम मीरा है, मेरी आंखें खोली। देवराज ने मीरा की ओर सम्मान से देखा और कहा, मीरा ने मुझे कर्म का सही अर्थ समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि जो संपत्ति किसी के आंसुओं पर खड़ी होती है, वह कभी भी सुख या शांति नहीं दे सकती। उसने घोषणा की कि कंपनी अपनी पुरानी नीति को पूरी तरह से रद्द कर रही है। अब से सिंघानिया ग्रुप रामू बुनकर कल्याण कोष की स्थापना करेगा। हम मशीनों के बजाय बनारस के उन असली कारीगरों के साथ सीधे जुड़ेंगे, उन्हें उचित मूल्य देंगे और उनकी कला को वह सम्मान दिलाएंगे जिसकी वह वास्तव में हकदार है। हॉल में बैठे पत्रकारों और शेयरधारकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से देवराज की इस घोषणा का स्वागत किया। श्री मेहता, जो सामने की पंक्ति में बैठे थे, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। देवराज ने फिर से बोलना शुरू किया, और इस नए सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैंने मीरा जी से हमारी कंपनी के सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में जुड़ने का अनुरोध किया है। वह यह सुनिश्चित करेंगी कि हम कभी भी अपने असली रास्ते और मानवीय संवेदनाओं से न भटकें। मीरा ने धीरे से माइक्रोफोन अपनी ओर खींचा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैं कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं हूं, उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि हमारे देश की मिट्टी और यहां की कला में एक बहुत ही गहरी और पवित्र शक्ति है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे, तो वह हमें भी सम्मान देगी। मैं देवराज जी की आभारी हूं कि उन्होंने एक गरीब की आवाज को सुना और अपनी गलती सुधारने का एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उसी समय हॉल के पीछे से एक और अच्छी खबर आई। अंजलि का इलाज पूरी तरह से सफल रहा था और वह अब खतरे से बाहर थी। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान और अपने स्वर्गीय पति को धन्यवाद दिया। देवराज ने मीरा की ओर देखा और एक हल्की सी लेकिन बहुत ही सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। यह वह देवराज नहीं था जो एक हफ्ते पहले अपनी दौलत के नशे में अंधा था। यह एक ऐसा इंसान था
जिसने अपना अहंकार खोकर अपनी खोई हुई इंसानियत को वापस पा लिया था। कुछ महीनों बाद बनारस के घाटों पर फिर से रंग बिरंगे धागों की चमक दिखाई देने लगी। रामू बुनकर कल्याण कोष के कारण कई कारीगरों को अपना खोया हुआ काम वापस मिल गया था। सिंघानिया ग्रुप का नया बनारसी हेरिटेज संग्रह दुनिया भर में मशहूर हो गया था, क्योंकि इस बार उस रेशम में मशीनों की ठंडक नहीं, बल्कि इंसानों का प्यार, प्रार्थना और एक बहुत ही सुंदर कर्म बुना हुआ था। मीरा अब एक साफ सुथरे और अच्छे दफ्तर में बैठती थी, लेकिन उसने अपना वह पुराना और फटा हुआ सूती पल्लू कभी नहीं छोड़ा, ताकि वह हमेशा याद रख सके कि वह कहां से आई थी और उसका असली संघर्ष क्या था।